हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में हम वही जो पेपर लीक की सीरीज़ कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज ये जो एपिसोड रहने वाला है ये आपका रहेगा एपिसोड नंबर 4। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास आपके लिए, क्योंकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं और अभी जो आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से ही सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो इसीलिए आप इनको स्किप करना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से कवर करते हुए साथ में चलना है चीज़ों को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से उसको देखो, फिर वो आंसर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिए, साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं वो भी लिए। यानी किस किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं ऑलरेडी, कि किस किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एग्जैक्टली कैसा होगा, कैसा दिखना चाहिए और क्या लिख के आना है। ठीक है, तो इसीलिए बिना किसी देरी के, हालांकि मैंने ये जो वीडियो था वो कल भी रिकॉर्ड किया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया और अभी मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कल मैंने 2 जो वीडियोस थे वो रिकॉर्ड कर लिए थे, दोनों के साथ वही हुआ। अभी मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और दोबारा से आपको ये समझाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से भी एफर्ट्स है यहाँ पे मेरी तरफ से, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाईलाइट एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस फ्रॉम 1980 टू 1919 दैट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। कि 1980 से लेके 1990 के बीच में कौन कौन से ऐसी जो चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, या कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स इंडिया की पॉलिटिक्स में होते हैं जो कि आज के टाइम पीरियड में भी इम्पैक्ट डालते हैं, और मतलब काफ़ी लंबा इम्पैक्ट जो है उसका हमें देखने को मिलता है इंडिया की पॉलिटिक्स में। ठीक है, सबसे पहला क्या है मेजर डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि कांग्रेस पार्टी रीस्टोर्ड इट्स लॉस्ट पोजीशन आफ्टर डिफीटिंग जनता पार्टी। तो होता क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी पोजीशन को खो देती है। मतलब जिस टाइम पीरियड में आपको याद होगा कि जनता 1975 के टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, तो उस टाइम पीरियड के बाद जब 1977 में दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं तो जनता अपना गुस्सा जो है वो भर भर के इलेक्शंस में दिखाती है और इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारती है और दूसरी जो गवर्नमेंट है वो सेंटर में फॉर्म होती है, यानी जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे सेंटर में फॉर्म हो जाती है। बट 1980 से ये जो एरा शुरू होगा और 1990s तक जो एरा रहेगा, इसमें कांग्रेस अपनी डोमिनेंस को फिर से रीस्टोर कर लेगी, यानी कांग्रेस फिर से अपनी डोमिनेंट पोजीशन पे वापस आ जाती है। पहला पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार और असैसिनेशन इंदिरा गांधी का 1984 के दौरान होता है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इस टाइम पीरियड में हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था उस पर मैप भी पूछा जाता है। तो फटाफट से उस जगह का नाम जो है वो कॉमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, और जो असैसिनेशन है इंदिरा गांधी का इस टाइम पीरियड में होता है, इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है 1984 के टाइम पीरियड में ही। राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड होता है, जिसको हम पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, 1985 में। ठीक है, जिससे पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी जाती है पंजाब में। अब 1986 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है राजीव गांधी और लाल डेंगा के साथ। और जो कांग्रेस पार्टी है, द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो 1989 के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हार जाती है। बट होता क्या है कि अभी फिर भी वो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में लोकसभा में बनी हुई थी। ये जो एरा था कोलिशन गवर्नमेंट का, अब वो स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज नो वन गेट अ क्लियर मेजॉरिटी। उसके बाद से ही ये जो एरा है, किस चीज़ का एरा है ये जो अलायंस बिल्डिंग का एरा है, कोलिशन पार्टी का एरा है, ये तभी से ही स्टार्ट हो गया था। और अभी भी ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं। बट हालांकि ये जो ट्रेंड था वो 2014 में एंड हो गया था, जिस टाइम पीरियड में बीजेपी की गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट्स मिले थे, और उस टाइम पीरियड में ये जो कोलिशन वाला एरा था वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो रहा है इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा, और बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं रिकवर करूँ उसके बाद वीडियो बनाऊँ, इसीलिए अभी वीडियो बना रही हूँ। बहुत कम टाइम पीरियड बचा हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईलाइट द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू ब्रिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स जो है सॉरी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया की यूनियन में मिलाने में उन्होंने क्या रोल प्ले किया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 3 सुटेबल जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देते हुए यहाँ पे बताना है। ठीक है,
जो सरदार पटेल हैं उनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। और सरदार पटेल ने तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर ये शायद ना होते तो आज शायद हमारा जो इंडिया आपको इतना ब्यूटीफुली यूनाइट होता हुआ दिखता है वो शायद ना दिखता। वो जो यूनिटी अभी बनी हुई है इंडिया में वो शायद आपको ना दिखती। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे जिन्होंने ये यूनिटी में रोल प्ले किया। ठीक है, तो होता क्या है, नेगोशिएटेड विद देम, इन्होंने नेगोशिएट किया उनके साथ, उनको कन्विंस किया कि भाई आप यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सरदार पटेल ने यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करे। 3 स्टेट्स में बेसिकली जो चैलेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। सबसे पहला हैदराबाद, देन जूनागढ़ और उसके बाद कश्मीर। इन्होंने इंडियन फोर्सेस का यूज़ किया यहाँ पे ये इस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए, हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए, और वहाँ की जो फोर्सेस थी निज़ाम की उनके अगेंस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनली जो हैदराबाद था उसको मर्ज करवा लिया इंडिया के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, जूनागढ़ वाज आल्सो प्रेशराइज्ड एंड कंपेल्ड टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। तो जूनागढ़ का भी वही हाल था भाई, ये भी इनका भी यही कहना था कि हम नहीं चाहते कि हम अभी किसी को भी ज्वाइन करें। दे वर रिलक्टेंट कि भाई किसी को ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, तो जूनागढ़ को भी हमने यहाँ पे प्रेशराइज करके समझा बुझा के मना के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन करवा ही लिया और इंडिया में ज्वाइन करा लिया। अब मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर जो था वो भी डिवाइडेड था, मर्जर के इशू पे लेके डिवाइडेड था। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया के यूनियन के साथ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मिल जाना चाहिए। वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंडिया की यूनियन के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो सक्सीड हो जाती है और वो राजा को मना पाती है, यहाँ के महाराजा को मना पाती है, और वो जो मर्जर एग्रीमेंट था वो सितंबर 1949 में साइन कर लेते हैं। मर्जर एग्रीमेंट कौन सा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका नाम ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल ऑल्सो हैड द इंटेंशन टू यूज टफ मेजर्स इन जम्मू कश्मीर। तो सरदार पटेल का तो ये मानना था भाई कि हमें जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके के कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि फटाफट से जम्मू कश्मीर का मर्जर भी इंडिया के साथ हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भाई वो तो आग गड़ा के बैठे रहते हैं ना, कि जैसे ही यहाँ पे उनको मौका मिले तो वैसे ही वो क्या करें, वहाँ के लोगों को अपने साइड लेना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे सरदार पटेल का यही कहना था कि हमें वहाँ पे भी जो मिलिट्री मेजर्स हैं वो चला देने चाहिए जिससे कि जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट बन जाए। बट उस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे अलग अलग नेता जिनके व्यूज़ अलग थे, उनका कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो क्योंकि डिफरेंट रीजंस की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाती हैं, स्टिल यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह, कैटलिस्ट और रियलिस्ट लीडर की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में इमर्ज हुए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल था। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि भाई देखो, अभी तक आपने मतलब कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी मैटर नहीं करती हैं। अगर अब भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ये समझ रहे हो आपके पास ये जो टाइम चल रहा है ना, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद शायद आपको अपने आप को प्रूव करने का कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एक बार तो आप अपना पहला जो प्रूफ देते हो वो तब होता है जब आप क्लास 10th में होते हो, जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट आता है। दूसरा प्रूफ जब मौका मिलता है, जब ज़िंदगी आपको एक और बार मौका देती है अपने आप को प्रूव करने के लिए दुनिया के सामने, पेरेंट्स के सामने, है ना, जो कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि शायद भाई इस बार तो मेरा बच्चा जो है वो बढ़िया से परफॉर्म करेगा। तो ये जो मौका है ये भगवान ने आपको दिया है। अब आपके ऊपर है कि ये जो लास्ट मंथ आप ये चल रहा है इस टाइम पीरियड में, इसमें आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाते हो, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो और रिज़ल्ट को इम्प्रूव करते हो। क्योंकि सिर्फ सोचने से कि भाई मैं 90+ लेके आऊँगा, 95+ लेके आऊँगा, मतलब इन सारे डे ड्रीमिंग करके चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, राइट। आपको उसके लिए एक्शंस भी परफॉर्म करने होंगे, तभी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में चलेंगी। तो अभी ये जो सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इनको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि कौन सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा नई नई इन्फॉर्मेशंस को ओवरलोड कर रहा है, नहीं। इस टाइम पीरियड में स्मार्ट वर्क मैटर करेगा कि कितना ज़्यादा आप उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो इस टाइम पीरियड में ये डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स जो है वो 60-70 में अटके रहेंगे या फिर जो आपके मार्क्स हैं वो 95+ जाएंगे। अब आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद उसके साथ आंसर्स भी लिख के दे रही हूँ, आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका जस्ट काम क्या है, आप उस क्वेश्चंस को देखो, रीड करो, लर्न करो, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और जब तक ये अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाते, 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार वीडियो को देखो, रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं चाहती तो जैसे स्क्रॉल कर दूँ इसको और आपको ये PDF दिखा दूँ, दैट्स इट। बट नहीं, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, स्टिल यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ठीक है
है इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और मुझे वो चीज़ें जो है वो मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस टाइम पीरियड में इस ये जो वैल्यूबल टाइम है इसको बिल्कुल भी मत जाने देना भाई, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि ये मौका आपको शायद कभी दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है, एपिसोड 2 मिस कर दिया है, एपिसोड 3 मिस कर दिया है, तो जाओ फटाफट से उन एपिसोड्स को भी कंप्लीट करो और इस वीडियो को भी कंप्लीट करो। अभी आने वाली सीरीज़ में शायद इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे जो 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए ही होंगे, और उसके बाद हम 4 मार्कर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। उसके बाद हम जितने भी 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट मैप्स हो सकते हैं वो करेंगे, इंपॉर्टेंट कार्टून्स हो सकते हैं वो करेंगे। तो इससे बाहर तो कुछ आने ही नहीं वाला है ना, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट वही चीज़ें जो है वो फॉलो करते हुए चलनी है। यही आपकी जो इस टाइम पीरियड में स्ट्रैटेजी है वो रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस टाइम पीरियड को सही से यूटिलाइज़ कर लोगे, सही से जैसे जैसे चीज़ें आपको बता रही हूँ आप करते हुए चल लोगे, तो आपको इसके रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अभी यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहूँगी आपको, ना मैं कहना चाहूँगी। अब आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Evaluate the strength of European Union as the most effective regional organization on the basis of any 3 facts। यानी किसी 3 फैक्ट्स के ज़रिए बताओ कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गई है। सबसे पहला कि कैसे पता चलता है, स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी टुडे। आज के टाइम पीरियड में यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी है। यूरो एज अ करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन कैन पोज अ थ्रेट टू US डॉलर। ये जो करेंसी है ना यूरो क्या कर सकती है, यूरो कहीं ना कहीं डायरेक्ट थ्रेट पहुंचाती है, खतरा पहुंचाती है US डॉलर को। द GDP ऑफ EU इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द US से काफ़ी ज़्यादा है GDP। यूरोपियन यूनियन की जो GDP है वो US से काफ़ी ज़्यादा है। मिलिट्रीली जो यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेज हैं वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे लाई करती हैं जस्ट US के बाद। इसके 2 मेंबर स्टेट्स जो है वो न्यूक्लियर पावर्स भी थे, ठीक है, जिनमें से अब एक ही मतलब इसका जो मेन मेंबर स्टेट है वो बचा हुआ है जो UNSC में परमानेंट सीट भी होल्ड करता है, दैट इज़ फ्रांस। पहले इसका UK भी मेंबर हुआ करता था, बट ब्रेग्जिट के ज़रिए ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम फ्रांस, यानी ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोप, इसके ज़रिए ब्रिटेन यहाँ से निकल जाता है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट से निकल जाता है, और इसीलिए UK अभी प्रेजेंटली इसका मेंबर नहीं है, तो याद रखना है। बट फ्रांस इसका मेंबर है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक परमानेंट मेंबर है, ठीक। आया समझ में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। Despite various problems, the people in all the South Asian countries share the aspiration and support for democracy. Justify the statement with any 3 suitable example। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अब आज के टाइम पीरियड में भी जो साउथ एशिया की कंट्री के लोग हैं वो अपना जो विश्वास है, अपना जो भरोसा है, वो आज भी एक ही चीज़ में, एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शो करते हैं, वो है डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखो, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना साउथ एशिया में वो बहुत अच्छा रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, खासकर पाकिस्तान, म्यांमार, इवन इन श्रीलंका और इवन इन बांग्लादेश ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। बट फिर भी दे हैव वर्कड ऑन इट इफेक्टिवली, ठीक है। तो दे हैव सीन कंसिडरेबल स्ट्रगल, उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी फेस करे हैं ताकि वो अपनी कंट्री में कंप्लीट जो डेमोक्रेसी हो उसको स्टैब्लिश कर पाए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जो है वो एंड हो जाता है एंड आफ्टर 2006 डेमोक्रेसी जो है उसको रीस्टोर कर लिया जाता है, बट नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, मतलब ये जो कंट्री है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं बनती है। नेपाल में जो लोग हैं वो मूवमेंट चलाते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को नहीं चाहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, और फिर इस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी होते हैं, सक्सीड भी होते हैं। बांग्लादेश में भी यही हाल चलता है, यहाँ पे भी मिलिट्री डोमिनेंट रिजीम चलती रहती है। 1979 के टाइम पीरियड में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वो चलते हैं, इसके बाद से ही मल्टी पार्टी इलेक्शंस यहाँ कराए जाने लग जाते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी 1991 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। कि 1975 के टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो गया था कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई, इसका रीज़न बताओ, ये पूछा गया है, ठीक है।
तो रीज़न क्या है भाई डिक्लेयर करने का इमरजेंसी 1975 में? टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, यानी टेंशंस जो थी वो बढ़ती हुई चली जा रही थी। किस किस के बीच में? जुडिशरी और सरकार के बीच में, यानी जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में टेंशंस बढ़ रही थी अलग अलग केस को लेकर। उन्हीं में से एक केस था केशवानंदा भारती केस, जिसमें ये बात कही गई थी कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकती है, वो उसकी कुछ जो मेन वैल्यूज़ हैं उनको अमेंड कर सकती है। तो ये क्वेश्चन जो था वो उठा। कांग्रेस एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड एलिस्ट जुडिशरी अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि भाई जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होनी चाहिए, उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, और जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, इनके अकॉर्डिंग इनका ये मानना था। अब होता क्या है, बांग्लादेश वॉर के बाद जो प्राइसेस हैं सामान के वो बढ़ते हुए चले जा रहे थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हुई चली जा रही थी। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पीरियड में एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, रिमूव पॉवर्टी का नारा दिया था। तो लोग बड़े अनसेटिस्फाइड से लग रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई वो सारी बातें गई कहाँ, जो आपने हमसे वादे किए थे वो सारी चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। ठीक है, गुजरात और बिहार में अलग अलग जगह पे मूवमेंट्स भी चालू हो गए। तो लोग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, सबसे पहला किस चीज़ को, रिमूव पॉवर्टी वाले स्लोगन को लेके, और दूसरी चीज़ की लोगों को ये लग रहा है कि भाई जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, इतने में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आ जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आती है 12 जून 1975 को, और इसमें बोल दिया जाता है कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस है ना वो नल एंड वॉइड है, इनवैलिड इलेक्शंस है। जो इलेक्शंस कराए गए थे वो सही नहीं है, इनवैलिड है। तो अकॉर्डिंगली अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो लोकसभा की मेंबर नहीं रह सकती हैं। तो जब वो लोकसभा की मेंबर नहीं होंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकती हैं, राइट। तो वो ये दोनों पोजीशन से हाथ धो बैठ सकती हैं। ठीक है, अब इतने में ही मौका मिल गया, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको मौका मिल गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हमें नहीं पता भाई इंदिरा गांधी आप रिज़ाइन करो, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करो, और ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो रामलीला मैदान दिल्ली में लोकेटेड है, वहाँ पे रैली होती है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण सबको बुलाते हैं, कहते हैं आओ हमारे साथ सपोर्ट करो इसमें और आकर ज्वाइन करो। और इवन ये पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी इमोरल इलीगल ऑर्डर्स ओबे करने को बोला जाता है और कहा जाता है कि आप इनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, अप्लाई करो, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना। और ये सारे के सारे रीजंस जो है इन सारी वजहों से क्या होता है, इंदिरा गांधी को जो एमरजेंसी है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। इंदिरा गांधी एमरजेंसी को डिक्लेयर कर देती हैं। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बढ़ो। एनालाइज एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फर्स्ट गल्फ वॉर। जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुई उसके कोई भी 3 फीचर बता दो। इराक कुवैत पे इन्वेड करता है। ठीक है, इराक जो है कुवैत पे इन्वेड करता है और अनाक्स कर लेता है। यूनाइटेड नेशन मैंडेट जारी कर देता है कि भाई आज़ाद कराना है, लिबरेशन कराना है कुवैत की। तो अ मैसिव कोलिशन फोर्स ऑफ 34 कंट्रीज, एक कोलिशन था, 34 कंट्रीज थी, उसमें 34 कंट्रीज थी जो कि किसके अगेंस्ट लड़ रही थी, इराक के अगेंस्ट लड़ रही थी। इनका लीडर कौन था, यूएस की आर्मी। ठीक है, मतलब एक साइड जो है वो इराक है और एक साइड क्या है, यूएस की आर्मी प्लस 34 कंट्रीज। ठीक है, इट रिवील द टेक्नोलॉजिकल गैप। इस वॉर के बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल गैप जो है दोनों के बीच में वो सामने आ गया कि अभी इराक या बाकी सारी जो कंट्रीज है वो कितनी ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजी के मामले में। और ये पता चल गया कि यूएस की मिलिट्री जो है वो वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा आगे है। तो यूएस ने क्या किया, अपने स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज़ किया यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे ये जो पूरी मतलब जो वॉर हुई इसको कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक काइंड ऑफ वीडियो गेम बन गया, मतलब इसको पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह दिखाया जा रहा था, टीवी पे लाइव जो था वो टेलीवाइज किया जा रहा था। क्यों? ताकि जो यूएस है उसकी हेजेमनी सामने आ सके। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हालांकि डायरेक्ट तो आएगा नहीं कि यूएस की जो हेजेमनी है उसके बारे में बताओ, बट ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है गल्फ वॉर के पर्सपेक्टिव से, तो आंसर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Analyze any 3 reasons for the split in कांग्रेस पार्टी in 1969। 1969 में जो कांग्रेस पार्टी थी वो स्प्लिट क्यों हो गई, ब्रेक क्यों हो गई, इसके कोई भी 3 रीज़न यहाँ पे बताने हैं।
क्या रीज़न है भाई? कांग्रेस सिंडिकेट वॉज अनहैप्पी, कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। देखो सिचुएशन क्या चल रही थी, सीधी सीधी सी बात है। कांग्रेस में ना कुछ नेता हुआ करते थे जिनको हम बोल सकते हैं कि वो नेता जो थे उन्हीं की वजह से इंदिरा गांधी पावर में आई थी, ठीक है। तो उनको हम बोलते थे सिंडिकेट। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लीडर्स कांग्रेस के अंदर प्रेजेंट थे जिनको हम बोलते थे सिंडिकेट, और इन सिंडिकेट्स की वजह से ही इंदिरा गांधी पावर में आई थी। इंदिरा गांधी पावर में तो आई, इनको ये लोग पावर में लेके आए, बट इन्होंने क्या सोचा सिंडिकेट्स ने कि इंदिरा गांधी ना पावर में आने के बाद हम जैसा भी कहेंगे, जो भी बातें कहेंगे, जो भी ऑर्डर्स ओबे करने को कहेंगे, जो भी पॉलिसीज़ लाने को बोलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इंदिरा गांधी वो सुनेंगी, बिकॉज इवन शी इज़ अ लेडी, क्योंकि वो एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, और इवन शी इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, तो वो इनकी बातें सुनेंगी। बट होता क्या है, इंदिरा गांधी यहाँ पे इनकी बातें सुनती नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस जो है वो लेने लग जाती हैं, अपने उनको जैसा ठीक लगता है वो उस अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो करती हैं। तो ये बात ना कहीं चुभने लग जाती है, किसको? सिंडिकेट्स को। तो सिंडिकेट्स ना मतलब इनके बीच में यहीं से ही जो दरार है वो बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे। और ये चीज़ कैसे सामने आती है धीरे धीरे? होता क्या है, कांग्रेस सिंडिकेट वॉज अनहैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी एंड डिड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू हर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सिंडिकेट खुश नहीं थे और ना ही वो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज और प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे। 1969 में होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पे आती है पॉलिटिक्स सामने, ठीक है। तो कांग्रेस सिंडिकेट्स लीडर वो क्या करते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी यानी एन संजीवा रेड्डी को सामने लेकर आते हैं, किसके लिए? जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। और उनको लगा कि इंदिरा गांधी भी भाई क्या करेंगे, यही इनको मान लेंगी और यही जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है वो बन जाएंगे। बट इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं ये जो प्रेसिडेंट है वो तो नहीं लेके आना चाहती। इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को स्टैंड कर दिया। अब ये जो दूसरे कैंडिडेट थे ना, ये उस टाइम पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे इंडिया के। कौन थे भाई? ये थे वीवी गिरी। तो इनको वीवी गिरी को ऑफिशियल कैंडिडेट इंदिरा गांधी ने घोषित कर दिया और बता दिया। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं सबको यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी MP MLAs प्रेजेंट हैं, मैं उन सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यू हैव टू वोट फॉर कंसाइंस। मतलब आपको क्या करना है, कंसाइंस वोट करना है, एकदम सोच समझ के वोट करना है, और आपको इन्फ्लुएंस होकर वोट नहीं करना है कि आपको भाई कांग्रेस सिंडिकेट के साइड हो आप या फिर मेरे साइड हो, जिसके साइड भी हो, ये चीज़ें नहीं करनी। आपको जो एबल लीडर लगता है आप उसको वोट करो। जब उन्होंने ये बात बोल दी तो फिर होता क्या है, लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत बढ़िया लेडी है। जहाँ सिंडिकेट चिल्ला रहे हैं कि किसको वोट करो, सिंडिकेट कह रहे हैं कि नहीं भाई आप किसको वोट करो, आप एन संजीवा रेड्डी को वोट करो, बट ये तो कह रही हैं आप अपनी मर्जी से वोट करो। तो ऑफकोर्स सी बात है ना, कौन सही हुआ? तो इसीलिए लोगों ने ज़्यादातर जो MP MLAs थे उन्होंने ज़्यादातर इनको वीवी गिरी को वोट किया, और वीवी गिरी भारी वोटों से इलेक्शंस को जीत जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रूव टू बी द लास्ट शो ऑफ द कांग्रेस सिंडिकेट एक्सपेल्ड इंदिरा गांधी फ्रॉम द पार्टी। ये लास्ट घटना थी, उसके बाद से ही कांग्रेस के सिंडिकेट नेता वो एकदम चिढ़ गए और बहुत ज़्यादा एनॉय हो गए। उन्होंने बोला कि हम जाओ, आपको एक्सपेल कर रहे हैं अपनी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से ही हम बाहर निकाल रहे हैं, कांग्रेस का ये जो सिंडिकेट यूनियन है ना, इससे हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद से ही क्या होता है, दो तरीके के ग्रुप जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। जो कांग्रेस सिंडिकेट वाले लोग थे उन्होंने अपने आप को बोला कि हम कौन से लोग हैं, कांग्रेस ओ वाले, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ही वो लोग जो कि इंदिरा गांधी के साथ थे, यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को किस नाम से जाना जा रहा था, कांग्रेस आर या कांग्रेस रिक्वेजिशनिस्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, रिक्वेजिशनिस्ट के नाम से जाना जाता था। अब दिस लेड टू द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969। इसकी वजह से क्या होता है, 1969 में जो कांग्रेस पार्टी है वो स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालाइज एनी 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। अभी रीजन देख के आए हम कि इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी इंदिरा गांधी को। अब हम क्या देखने वाले हैं कि इमरजेंसी जब लगाई गई तो उससे 3 लेसन्स क्या देखने को मिले हमें, 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने क्या सीखी, क्या लर्न करी, ठीक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अवे विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि कोई इंसान कितना भी पावरफुल बन जाए, उसको पावर से, उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है कि वो कभी पावर से हटे ना। यानी डेमोक्रेसी को इंडिया से ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, हो ही नहीं सकता। और जो लोग हैं वो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं प्रेजेंट, इनको बहुत चेरिश करते हैं, बहुत खुश हैं इन वैल्यूज़ से। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का इसको भी रेटिफाई किया गया, इसके अंदर जो भी कमज़ोरियाँ, लूप होल्स, वीकनेस प्रेजेंट थे उन सबको हटा दिया गया। लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ गई उनके फंडामेंटल राइट्स की, सिविल लिबर्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत अवेयर हो गई कि हमें क्या करना है,
लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, और वोटर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए। पीपल केम टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो लोग, जनता जो थी, अब वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की इंपॉर्टेंस को समझने लग गई कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसे, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस होते हैं 1977 में, और ये सब क्या था, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एक्सेस बट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब तो ये जो 1977 के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे जनता गुस्से में थी, वो दिखाना चाहती थी कि भाई हमें पसंद नहीं आया आपने ये जो भी इमरजेंसी वाला एपिसोड किया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। और वो गुस्सा कैसे आया सामने, वो 1977 के इलेक्शन में देखने को मिला, जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारती है और जनता पार्टी गवर्नमेंट पहली बार यहाँ पे पावर में आ जाती है। अब देखते हैं, हाईलाइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 3 फीचर बताओ, यहाँ पे 3 फीचर बताओ जिसके ज़रिए जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट का, वो इंडिया में किया गया आज़ादी के बाद। तो होता क्या है, इनिशियली हमारे जो लीडर्स थे वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर रेडी नहीं थे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि अगर हमने गलती से ऐसा किया तो इससे हमारे देश की जो यूनिटी है उसको चोट पहुंच सकती है, और इसकी वजह से डिवीज़न हो सकता है हमारी कंट्री का। दूसरी चीज़, अब उतने में ही आंध्र प्रदेश से एक मूवमेंट चालू हो जाता है, आंध्र स्टेट से एक मूवमेंट चालू हो जाता है, जो कि क्या डिमांड करा था कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया अलग बना दिया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ता है, जब वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है, जब वो फास्टिंग पे बैठे होते हैं अराउंड 51 डेज़ के लिए, जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद, तो फाइनली गवर्नमेंट को यहाँ पे लो डाउन होना पड़ता है और उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और पहला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कब बनता है? 1952 में। गवर्नमेंट अब जैसे ही एक स्टेट बनाया तो बाकी जगह से भी डिमांड उठेंगी कि भाई आप हमारे लिए भी ऐसे ही स्टेट बनाओ, हमारी भी मांग सुनो, है ना। तो ऐसे ही बाकी भी डिमांड्स उठने लगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम एक काम करते हैं, क्यों ना एक एसोसिएशन ही अपॉइंट करते हैं। तो क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन ही अपॉइंट कर दी गई, और क्या थी ये? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो अपॉइंट कर दिया गया 1953 में, जिसको ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि बताओ भाई क्या क्या करना सही है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि आप क्या कर सकते हो, न्यू स्टेट्स बना सकते हो लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसकी वजह से उस टाइम पीरियड में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। प्रेजेंटली इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट एनी 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 में ये जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला, ये बताओ भाई। देखो, सबसे ज़्यादा एब्रप्ट और अनप्लान्ड ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जिसके जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा हो भी सकता है। इस तरीके से जो पावर का ट्रांसफ़र है वो देखने को मिलेगा, और इंडिया और पाकिस्तान कभी डिवाइड होंगे, कभी पार्टीशन होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इसीलिए हर कोई इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ था, शॉक्ड था। बहुत सारे बेचारे जो लोग थे, लाखों लोग जो थे, उनको रिलीजन के नाम पर मारा जा रहा था। जहाँ पे 6 माइनॉरिटी, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहती थी, वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग थे उनके ऊपर वो अटैक किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो दोनों साइड ही चल रही थी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, हर जगह पे ही ऐसा चल रहा था उस टाइम पीरियड में। 2 स्टेट तो इन चीज़ों का निशाना बन गए, जहाँ से डिवीज़न हुआ है, जहाँ से बाइफर्केशन हुआ है। कौन कौन से? एक तो पंजाब और दूसरा बंगाल। पंजाब वेस्ट पाकिस्तान के साइड डिवाइड हुआ, और तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान के साइड में क्या डिवीज़न? बंगाल से। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले जो एरिया थे वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि जो डिवीज़न था वो बड़ी बड़ी चीज़ों का या पॉपुलेशन का हुआ, नहीं, पेन, पेपर, चेयर, टाइपराइटर, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें थी उन सब का डिवीज़न किया गया। डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड लायबिलिटीज़ वर मेड। मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड पॉपुलेशन बिकेम होमलेस। बेचारे जितने भी लोग ट्रांसफ़र हुए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, वो सारे ज़्यादातर जो थे वो होमलेस हो चुके थे, बेघर हो चुके थे, उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं था। तो बड़ा ही बुरा हाल उनके साथ हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। ठीक है, इवेलुएट द स्ट्रेंथ ऑफ जापान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये बताओ कि जो जापान है वो एक कैसे न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्यों? रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि ये
एडिशनली बॉक्स में ऐड किया गया है और ये अभी नए सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है ज़रूर। तो इसीलिए इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, सुन लो फटाफट से, ध्यान से समझाते रही हूँ। जापान एक न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है वो बन चुका है, क्योंकि जापान के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और ये कंट्री एडवांस होती हुई चली जा रही है अपने फेमस ब्रांड्स की वजह से, लाइक सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, इन सारी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हाल हुआ था जापान का, हिरोशिमा एंड नागासाकी वर बॉम्बिंग, मतलब यहाँ पे बॉम्बिंग करी गई, वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए, उसके बाद भी इनका डेवलपमेंट रुका नहीं, इन्होंने आगे ये बढ़ते रहे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करते रहे, ठीक है। और क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी ये जो प्रोग्रेस थी ये रुकी नहीं इनकी। ये सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है वर्ल्ड की। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट। यूनाइटेड नेशंस के बजट में पैसे देने वाली ये कितने नंबर की कंट्री है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये भी याद रखना है। जापान जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को भी स्ट्रेंथन करते हुए चल रही है, मिलिट्री पावर को भी आगे बढ़ाते हुए चल रही है, ठीक है। दस, इन व्यू ऑफ इट्स प्रोग्रेस एंड स्ट्रेंथ इट इज़ कमिंग अप एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, कि जैसे ये इसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मिलिट्री के फॉर्म में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं हमें कि जापान कैसे एक न्यू सेंटर ऑफ पावर या एक राइजिंग पावर बनते हुए सामने आ रही है, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, और अभी तक हम कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं ओवरऑल, तीनों जो एपिसोड्स हैं उनको मिला के अभी, और इस वाले एपिसोड को मिला के 28 क्वेश्चंस को, वो भी ऐसा नहीं है कि 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, आंसर्स के साथ करवाए हैं, आंसर्स को एक्सप्लेन करके करवाए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्कर्स हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होता है सॉरी हमें पता होता है कि 6 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम क्या करते हैं, हम उसमें जो जितनी ज़्यादा जो मेहनत है वो करनी चाहिए वो कर नहीं रहे होते, तो इसीलिए मैंने आंसर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये एपिसोड्स कंप्लीट करते हुए चलने हैं, उनको बार बार देखो, रिवाइज़ करो, और फिर क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो, आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। PDF चाहिए आंसर्स का, क्वेश्चन आंसर्स का, वो मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, मैं रोकूँगी नहीं, बस आपको एक सपोर्ट दिखाना है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो सकती हैं ये आपके लिए, तो बस इस पर एक लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छा ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई हमें हमारे लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल है, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज़ फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाऊँ, नेक्स्ट जो एपिसोड है वो फटाफट से लेकर आ जाऊँ, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई चली जा रही है, इसीलिए मैं भी इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।